कर दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 21 मार्च 2021 के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट जीके के सवाल। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। ऑल क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इससे पहले जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सारे शिफ्ट की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अभी आपकी सीबीटी फर्स्ट में एनटीपीसी में अच्छा स्कोर हो रहा है, अभी से आप सीबीटी 2 की तैयारी को परख सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए देखिए, यहाँ पर यदि आपका कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तैयारी अधूरी रह जाती है। टाइम मैनेजमेंट के कारण एग्जाम में सवाल मिस हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आए हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि सारे एग्जाम हो गए ग्रुप डी यानी रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया, या फिर जो एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, डिफेंस के हैं, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं। इवन यदि आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस एसआई है, राजस्थान पुलिस एसआई है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर किसकी सहायता से बनाया गया था? तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन सा? तो ये है अप्सरा, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में है। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है यूनाइटेड किंगडम यूके की सहायता से बनाया गया था। इसको रिएक्टर है जो अप्सरा को, ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। कब ये स्थापित हुआ है? 1956 में ट्रॉम्बे मुंबई में, जो कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला सवाल देखिएगा, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? जो ड्वार्फ प्लैनेट है वो पूछा है, न कि सबसे छोटा ग्रह पूछा है। तो बौना ग्रह सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये हाइजिया हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट में आपको पूछ ले सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट अपने सोलर सिस्टम का जो बौना ग्रह है वो एरिस हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट है प्लूटो। लगभग इन दोनों की साइज एक जैसी ही है। और बात करूं मैं सबसे छोटा ग्रह की, अपने सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? ये मरकरी बुध हो जाएगा। और सभी ग्रहों की साइज अपन बढ़ते क्रम में देख लेते हैं त्रिज्या के अकॉर्डिंग। तो मरकरी है ये सबसे छोटा है, उसके बाद मार्स है, वीनस है, अर्थ है, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, और सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। अगला सवाल देखिएगा, अरुण नदी, वरुण और तमूर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? मतलब ये किन की सहायक नदियां हैं? अरुण, वरुण और तमूर, ये कोसी नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। कोसी नदी प्रणाली है, उनका हिस्से हो जाएगी अरुण, वरुण और तमूर, जो कि कहाँ पर? ये नेपाल में बहती हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इनके वर्तमान में चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी इनके वर्तमान में अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। और वाइस चेयरमैन कौन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के? तो डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो बिल है ये 123वां, जो 2017 में आया था, और ये पास हुआ था, एक्ट बना है 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये तो हो गया आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन की। आपको यदि पूछ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लास शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एससी के चेयरमैन कौन है? नेशनल कमीशन जो एससी का है उनके चेयरमैन है श्री विजय संपला हो जाएंगे। नेशनल कमीशन फॉर एसटी के चेयरमैन है हर्ष चौहान। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स से। वाइट लेबल एटीएम कौन ऑपरेट करता है? तो वाइट लेबल एटीएम का मतलब हो जाएगा जो नॉन बैंक्स एंटाइटी हैं, जो बैंकिंग, जो कमर्शियल बैंक वगैरह वैसे एटीएम को ऑपरेट करती हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे कहीं कहीं एटीएम हिटाची करके ऐसे एटीएम है जिसका नाम कोई बैंक का नहीं है, तो वो सभी नॉन बैंक्स वाले एंटाइटी वाले एटीएम हैं, वो सभी ऑपरेट और ओवन जो किया जाता है उसे वाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। तो ये आरबीआई के जो एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको ऑपरेट, ये इस नियम पर आधारित है, नॉन बैंक्स एंटाइटी के द्वारा जो वाइट लेबल एटीएम को ऑपरेट किया जाता है। अन्य जैसे कि ब्राउन लेबल एटीएम हैं, ये कौन से एटीएम होते हैं? जो
नॉन बैंकिंग के अलावा जितने भी थर्ड पार्टी के द्वारा एटीएम ऑपरेट किए जाते हैं वो ब्राउन लेबल हैं। ग्रीन लेबल एटीएम कौन से हो जाएंगे? जो एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। एक येलो लेबल एटीएम भी होता है जो ई कॉमर्स के लिए ये सेटअप किए गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय का एक पूछा था गलत सम्मिलित स्टेटमेंट, जहां पर था यूएनईपी का गलत दे रखा था जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसका हेडक्वार्टर ऑप्शन में जेनेवा स्विट्जरलैंड दे रखा था जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, इसका हेडक्वार्टर है, न कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो आपको गलत सम्मिलित ये करेक्ट करना था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 ये कब पारित हुआ था? तो ये 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। इसलिए जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वैसे करंट अफेयर्स का ये सवाल बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अभी 2019 हो गया है, इस अधिनियम में किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को रिप्लेस किया है? तो 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस किया है। अगला सवाल, जल्लीकट्टू जो एक तरीके का खेल रहता है, पारंपरिक खेल, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का है, जिसमें बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में से गुजरता है? तो नेशनल वाटरवे 3 है जो कि कोलम कोझिकोड से होता हुआ ये केरल राज्य करेक्ट हो जाएगा। 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो कोलम कोझिकोड जो केरला में है वहीं से ये गुजरता है नेशनल वाटरवे 3 जिसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। और कौन सी नदी पर है? ये गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर पर है। आपको पूछ रहे हैं नेशनल वाटरवे 2 है जो सदिया से धुबरी तक है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? असम में। लेंथ है 891 किलोमीटर है। टोटल भारत में 111 नेशनल वाटरवे हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की किसके विश्वासघात के कारण हार हो गई थी? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, सामने थे सिराजुद्दौला। तो इसमें यहाँ पर मीर जाफर के विश्वासघात के कारण है जो कि सिराजुद्दौला के सेना में थे मीर जाफर, इनके विश्वासघात के कारण ये इनके साथ मिलीभगत हो गई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ, जिसके कारण यहाँ पर 23 जून 1957 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया? तो ये राज्य है तमिलनाडु ने रूफ टॉप, प्रत्येक घर की छत पर जो रेन है उसको एकत्रित करके जो सिंचाई करने के लिए यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये योजना है। अगला सवाल देखिएगा, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी, जो हम्पी हैं इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट हम्पी को, ये 1986 में किया गया है। ये हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया है? तो दिल्ली एनसीआर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया है? तो ये हो जाएगा 69वां संविधान जो संशोधन हुआ है 1991 में। तो इसके अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और साथ ही साथ दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया है 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत। एक सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रयान 2 जो मिशन है इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? तो वनिता थी, एम वनिता हैं, ये चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछा है एम वनिता हो जाएगी। बाकी आपको पता होना चाहिए मिशन डायरेक्टर दोनों ही अलग अलग हैं। जो चंद्रयान 2 मिशन है इसकी मिशन डायरेक्टर कौन थी? तो ये रितु कारदियाल थी मिशन डायरेक्टर, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम वनिता। तो ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए, मिशन डायरेक्टर रितु कारिधाल और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम वनिता। बाकी यहाँ पर बात करूँ मैं, जो चंद्रयान 2 मिशन है इसमें एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना और जी नारायण थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो फॉर्मर है वो जी नगेश हो जाएंगे। डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम है इनके थे चंद्रकांता कुमार, और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो ऑप्टिकल पेलोड डाटा प्रोसेसिंग के हैं वो अमिताभ सिंह हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी यानी यहाँ पर पूछा गया है सर्वोपरिता की जो नीति है वो किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो सर्वोपरिता की जो नीति है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा
शुरू की गई थी। और इस नीति का क्या मतलब था, कंपनी ने यहाँ पर दावा किया कि उसका अधिकार ही सर्वोपरि या फिर सर्वोच्च होगा। ये अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय राज्य को संलग्न करने की धमकी दे सकता है, कंपनी ही सर्वोच्च रहेगी। ये थी सर्वोपरिता की जो नीति है गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, संघवाद से संबंधित गलत कथन पूछा था। क्या ऑप्शन थे, नहीं मिले हैं। जिन भी स्टूडेंट को पता है इसके क्या स्टेटमेंट थी। संघवाद की बात करें तो इस प्रणाली में सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाई जैसे कि राज्य वगैरह हैं, इसमें सत्ता को बीच में विभाजित कर दिया जाता है, विकेंद्रित कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगी संघीय सरकार और अनेक राज्य सरकार संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, ब्राक 8 मिसाइल है वो भारत और अन्य किस देश ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। तो ब्राक 8 जो मिसाइल है भारत और इजराइल की ये मिसाइल हो जाएगी, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय इजरायली लंबी दूरी की ये मिसाइल है। ब्राक 8 मिसाइल का अन्य नाम है LRSAM और MRSAM है, जो कि 2016 से वर्तमान में सेवारत हैं। अगला सवाल, 9वीं एंड 11वीं शताब्दी में बिहार और बंगाल में किस वंश शैली मिलती है। तो किस वंश का एक तरीके से शासन था। तो पाल वंश हो जाएगा, जो कि 8 से लेकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टी रही है बिहार और बंगाल में पाल वंश। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में प्रथम 5 डिजिट का समूह क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है। जो UPC कोड है ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। इस टाइप से आप देख सकते हो, ये बार कोड में 12 डिजिट्स का न्यूमेरिक डिजिट होती हैं। ये एक 5-5 का 2 ग्रुप हैं, लास्ट में एक और डिजिट होती हैं। तो इनमें से जो प्रथम 5 वाले लेफ्ट साइड वाले 5 ये डिजिट हैं, ये क्या इंगित करते हैं, जो आपको पूछा है। तो प्रथम 5 डिजिट हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को, जो निर्माता है प्रोडक्ट का वो कौन है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को बताएगा प्रथम 5 जो डिजिट हैं लेफ्ट साइड वाले 12 न्यूमेरिक डिजिट होती हैं UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में। और इसमें से बात करूं मैं, अंतिम जो 5 डिजिट है राइट साइड वाली ये, तो 5 डिजिट जो राइट साइड वाली है वो प्रोडक्ट कोड को बताएगी। जो भी निर्माता है उसको डिटरमाइन करेगा ये प्रोडक्ट कोड को, और ये कौन सा निर्माता है ये बताएगी। और एक है ये डिजिट नंबर रहता है, और अंतिम में है वो सिंगल चेक डिजिट रहता है, कोई एरर वगैरह को चेक करने के लिए। पानी जो H2O है उसका आणविक द्रव्यमान कितना रहता है। तो जो जल का आपको पूछा है आणविक द्रव्यमान है ये 18 AMU या फिर ग्राम पर मोल हो जाएगा, क्योंकि जो H जल का है परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 है, 2 परमाणु है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो 18 हो जाएगा H2O का आणविक द्रव्यमान। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में 1922 में यहाँ पर नील बोहर को ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो यहाँ पर पूछा है 2019 में जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए एक कैटेगरी है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक कैटेगरी में भारतीय नामांकित होने वाली प्रथम खिलाड़ी कौन बनी है। यहाँ पे नॉमिनेट हुई है, नामांकित हुई है, फाइनल सेलेक्ट नहीं हुई है, तो ये विनेश फोगाट हो जाएगा। 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी है विनेश फोगाट। और बात करूँ यहाँ पर लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2019 की, तो जो ये अवार्ड दिया गया इस कैटेगरी में कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी में विजेता रहे हैं टाइगर वुड्स। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है टाइगर वुड्स किस स्पोर्ट से हैं, तो ये गोल्फ है, तो अमेरिकन गोल्फर हो जाएंगे। ये हैं कमबैक ऑफ द ईयर कैटेगरी 2019 का जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है उसमें विजेता रहे हैं। अन्य जो भी इस अवार्ड के तहत कैटेगरी है उनका आपको पता होना चाहिए कौन विजेता रहे हैं। ये सभी 2019 के अवार्ड में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का नोवाक जोकोविच रहे हैं। बाकी आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए पता होना चाहिए 2020 में जो 20वां लॉरेंस अवार्ड 2020 में सभी कैटेगरी के कौन विजेता है। वैसे इस अवार्ड लॉरेंस जो स्पोर्ट अवार्ड की शुरुआत है सन 2000 को की गई थी। 2020 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर के जो विजेता रहे हैं वो लेविस हैमिल्टन एंड लियोनल मेसी रहे हैं। वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर है वो सिमोनो बिल्स रहे हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रही है साउथ अफ्रीकन नेशनल मेंस
रग्बी टीम है। तो ये सभी अवार्ड आपको पता होना चाहिए जो लॉरेंस अवार्ड मिले हैं 2020 में, कौन सी कैटेगरी में किसको दिए गए हैं, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण शैली आपको पूछा है, तो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर निर्माण शैली है वो नागर शैली हो जाएगी, और साउथ दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली। इन दोनों की नागर और द्रविड़ की जो मिश्रित है वो वेस्टर स्टाइल हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 2003 में इसरो के द्वारा किस उपग्रह का नाम कल्पना उपग्रह रखा गया था। 2003 में जो ये मैटसैट उपग्रह है इसका नाम इसरो के द्वारा कल्पना चावला के सम्मान में ये मैटसैट उपग्रह नाम रखा गया है, जिसका कल्पना नाम है वो चेंज किया गया था 2003 में। मैटसैट की बात करूं तो जो 12 सितंबर 2002 को भारत के PSLV के द्वारा लॉन्च की गई श्रृंखला का ये पहला मैटसैट का प्रथम जो उपग्रह है सीरीज का वो मैटसैट फर्स्ट है, जिसका नाम रखा गया है कल्पना फर्स्ट रखा गया था। ये कब रखा गया था, तो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 फरवरी 2003 को जो कल्पना चावला के लिए आयोजित एक शोक सभा के दौरान ये घोषणा की थी। जो भी मेटासैट उपग्रह की श्रृंखला है उसका नाम कल्पना दिया गया था। अगला सवाल, जीवधारियों के समूह का वर्गीकरण की सबसे बुनियादी जो मूल या फिर छोटी श्रेणी है वो कौन सी होती है, तो ये जाति हो जाएगी। सबसे बुनियादी है वो श्रेणी स्पेसीज जाति हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ जीवधारियों के वर्गीकरण की जो उच्चतम से निम्नतम स्तर हैं, तो सबसे निम्नतम है छोटी या फिर बुनियादी वो जाति हैं, उसके बाद वंश, फिर फैमिली आ जाता, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर जो न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष तक उसको हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का यदि न्यायाधीश बनना है या फिर मुख्य न्यायाधीश, दोनों ही केस में सेम यहाँ पर योग्यता रहती है। तो व्यक्ति को कम से कम 10 साल सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में एक वकील होना चाहिए। तो वकील यहाँ पर न्यायाधीश जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति हैं उनको कम से कम 10 साल, हाई कोर्ट का पूछा है तो हाई कोर्ट में 10 साल वकालत एडवोकेट होना चाहिए। और बाकी एक और शर्त रहती है, इनमें से यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में यदि वो जज के रूप में काम किया है, तो हाई कोर्ट में यदि 5 वर्ष के लिए ये वकील था, यहाँ पर जज न्यायाधीश के रूप में काम किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। यदि हाई कोर्ट के 5 वर्ष तक जज रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, श्राइन ऑफ बाबा फरीद यानी जो फरीदुद्दीन गंज शंकर इनका पूरा नाम है, तो फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह है वो कहाँ पर है, तो ये पाक पठान पाकिस्तान में है। पाक पठान पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह है, जिनका अन्य नाम बाबा फरीद भी हैं। वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब क्षेत्र पाकिस्तान के एक सूफी संत थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जहाँ पर एक ये दिया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर पंजाब रिलेट किया गया था, जो कि गलत है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। बाकी एक ऑप्शन में विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो श्री तिरुवनंतपुरम केरला दिया गया था, तो विक्रम साराभाई ये तिरुवनंतपुरम केरला में है, और ये वाला गलत था, बाकी ऑप्शन नहीं मिले हैं। एक सवाल था, इनवर्टिब्रेट जो अकशेरुकी प्राणी है वो कौन सा है, तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए थे, स्टूडेंट बता रहे हैं, तो इसमें आर्थ्रोपोड्स करेक्ट हो जाएगा। जो अकशेरुक प्राणियों के कुछ मैं उदाहरण बताऊं तो आर्थ्रोपोड्स के अंतर्गत कीट हैं, अरेचेंड्स हैं, क्रस्टेशियन है, ये सभी आर्थ्रोपोड्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो मोलस्का वर्ग के हैं वो भी अकशेरुक हैं। फिर एनेलिडा हो जाता है, निडेरियन है, ये सभी अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली और संसद भवन का वास्तुकार और डिजाइन करता कौन है, जहां पर ऑप्शन में पैर के रूप में दिए गए थे, दो व्यक्तियों के नाम थे। तो दिल्ली और संसद भवन के जो वास्तुकार हैं और डिजाइन करता है वो एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे। आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का स्थान निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। कौन सा गलत कथन दिया है, आपको एक स्टेटमेंट इस टाइप से दिया गया था इस सवाल में, मंगल ग्रह के 4 प्राकृतिक उपग्रह हैं या फिर 4 चंद्रमा है, जो कि गलत है। मंगल ग्रह के मैं आपको बता चुका हूं 2 ही उपग्रह हैं, 2 चंद्रमा है, जिसका नाम है फोबोस एंड डिमोस है। मरकरी और वीनस के कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। अर्थ की 1 चंद्रमा है, मार्स मंगल की 2 चंद्रमा हो जाएगी, जुपिटर के 79 है, सबसे ज़्यादा सैटर्न के 82 है, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। एनएनपी से संबंधित आपको एक गलत कथन पूछा था, तो एनएनपी के फॉर्मूला पता होना चाहिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, इसका फॉर्मूला क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद
जो जीएनपी में से यदि मूल्य ह्रास माइनस कर दे तो ये एनएनपी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था, मलेरिया वैक्सीन है उसका नाम क्या है। तो मलेरिया वैक्सीन का नाम और कंपनी का पूछा गया था। मलेरिया वैक्सीन का नाम है आरटीएसएस है, जो कि मॉस्क्यूरिक्स कह सकते हो इसका नाम। और कंपनी कौन सी है जिसके द्वारा ये वैक्सीन डेवलप की गई थी, तो गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन जीएसके कंपनी का नाम है। आज पूछा है मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया है, तो ये मलावी देश है जो कि ईस्ट अफ्रीका से हैं। तो ये अफ्रीकन देश मलावी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर पूछा गया था इंडियाज फर्स्ट जो सीएनजी ट्रैक्टर है वो सबसे पहले किसके पास था, यानी किसने खरीदा था। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये ट्रैक्टर 12 फेब 2021 को। अगला सवाल, कंप्यूटर स्टोरेज इकाई से संबंधित गलत सम्मिलित आपको करना था। तो ये स्टोरेज इकाई आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 8 बिट्स में 1 बाइट है, 1024 बाइट्स में 1 केबी है, 1024 केबी में 1 एमबी में, 1024 एमबी में 1 जीबी हो जाएगा। या फिर 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो 1024 जीबी, 1 पीबी में 1024 टीबी हो जाते हैं, 1 ईबी में 1024 पीबी है, 1 जीबी जेडबी में 1024 ईबी है। ये सभी इंपोर्टेंट यूनिट हैं। किस वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, तो मानसूनी वन है ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो पर्णपाती वन है उष्ण कटिबंधीय, उनको मानसूनी वन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत साल, सागौन, शीशम, बांस, महुआ ये सभी आ जाते हैं। एक आपके वाइड एरिया नेटवर्क से सवाल पूछा गया था, सवाल अलग था लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क जो दिया गया था उसकी ही परिभाषा से सवाल था। तो वाइड एरिया नेटवर्क का दूरसंचार नेटवर्क है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य हैं। तो ये सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल, किस अर्थव्यवस्था में किसी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारक निजी उद्यम या फिर निजी स्वामित्व के हाथों में होता है, तो ये निजी एंटिटी हो जाएगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी गई थी। गर्म रक्त किस वर्ग में होता है, गर्म रक्त होता है मैमल्स और जो एविज बर्ड्स हैं, इसके जो भी एनिमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। अब देखिए एक रीजनिंग के सवाल पूछा गया था, कबूतर, तोता, बाज और चमगादड़ में भिन्न कौन सा, आप कमेंट करके बता सकते हो। एक इस टाइप से था, कौन सा विषम है, जंक्शन है, टर्मिनस है, क्रॉसिंग सेंट्रल, तो क्रॉसिंग अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 3 ऑप्शन है वो रेलवे स्टेशन के ही 3 प्रकार हैं, जो टर्मिनस जैसे टर्मिनल और टर्मिनस एक ही हो जाता है, जंक्शन और सेंट्रल ये 3 प्रकार हैं, इनमें से भिन्न क्रॉसिंग हो जाएगा। तो इस टाइप से टोटल 40 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।